दिया हुआ है कि जैसे कि अगर सिर्फ जैसे सिर्फ वैदिक पीरियड ही ले लो अगर, तो वैदिक पीरियड में जो चारों वेद जो लिखे गए हैं उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है, तो किसी का टाइम दिया हुआ है किसी का नहीं दिया हुआ है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। एक्चुअली इसमें ना इन जनरल जो आप लोग को ज्यादा मिल रहा है वो आप यूज करिए, क्योंकि जैसे अलग अलग जब आप बुक्स देखेंगे टेक्स्ट बुक, तो उसमें आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है ना। तो उसमें आप एक जनरल लीजिए। तो इन जनरल आप लोगों को कैसे बताया है, किसी के पास नोट्स होगा? मैम कुछ ऐसा कुछ बताया ही नहीं, क्लासेस ज्यादा हुई नहीं है इसकी ना एक्चुअली। हाँ, एक्चुअली ये हिस्ट्री ऑफ योग में आता है ना, कि ये जो एजेस हैं तो ये हिस्ट्री हो गई उसकी। तो इन जनरल ये कैसा होता है कि इसको 5 कालखंडों में या 5 एजेस में बांटा गया है। तो जो पहला था वो तो श्रुति और स्मृति का था, है ना। श्रुति और स्मृति मतलब क्या होता है कि श्रुति मतलब होता है कि जो गुरु शिष्य परंपरा में जो गुरु बोलते हैं और शिष्य सुनते हैं और फिर वो उनकी स्मृति में रहता है। तो जो बोलते हैं और वो सुनते हैं वो श्रुति और स्मृति कहलाता है ना। तो पहला काल तो जो था वो पूरा श्रुति और स्मृति का था। फिर जो दूसरा काल आया वो टीका का आया, टीका काल। तो उसमें जो शिष्य की स्मृति में जो जो चीजें भी थी उसको रिटर्न में, उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया। तो वो टीका और भाष्य सारी चीजें उसमें लिखे गए, है ना। फिर तीसरा जो आया वो दर्शन का आया, षट दर्शन जो आप लोगों को पढ़ाया था। तो ये जो दर्शन होते हैं इसमें षट दर्शन कैसे माने जाते हैं, आस्तिक, और 3 दर्शन माने जाते हैं नास्तिक। तो जो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक जो शब्द है वो इन जनरल हम लेते हैं कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक। ये टर्म हम जनरल इसमें यूज करते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जहाँ दर्शनों की बात आती है तो वहां पर जो आस्तिक और नास्तिक का तात्पर्य है वो वेदों से लिया जाता है। कि मतलब जो धर्म वेदों को मानते हैं वो आस्तिक हो गए और जो धर्म वेदों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक हो गए। तो आस्तिक धर्मों में इन्होंने 6 दर्शन लिए हैं जिनको षठ दर्शन भी कहते हैं। ये कौन कौन से हैं? न्याय न्याय मीमांसा, दर्शन, हाँ, सांख्य योग, सांख्य दर्शन, है ना, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो ये 6 दर्शन हैं जो आस्तिक हैं। और 3 जो नास्तिक दर्शन है उसमें किस किस को लिया है? चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये दर्शनों में फिर कैसे योग आया। और चूंकि ये षठ दर्शन में एक दर्शन तो पूरा योग दर्शन का ही है ना। तो सांख्य और योग जो ये 2 दर्शन हैं ये एक दूसरे के समानांतर चलते हैं। दोनों की सारी चीजें सेम हैं। सिर्फ जब सांख्य दर्शन का जन्म हुआ और सांख्य दर्शन बहुत सारी चीजों को, उसने ईश्वर को नहीं माना सांख्य दर्शन में, और बहुत सारी चीजों को वो बिना ईश्वर के कैसे उसका स्पष्टीकरण करे वो संभव नहीं हो पाया। तब योग दर्शन का जन्म हुआ। तो सांख्य और योग दर्शन दोनों में अंतर इतना है कि सांख्य योग ईश्वर को नहीं मानता है, योग दर्शन ईश्वर को मानता है। तो जो पूरे 25 तत्व सांख्य दर्शन में बताए गए हैं वो उनकी व्याख्या वैसी की वैसी ही, सिर्फ एक 26वां तत्व ईश्वर को योग दर्शन में जोड़ दिया है। तो षठ दर्शन में आपको जो ज्यादा पढ़ना है वो सांख्य और योग दर्शन पढ़ना है ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के समान हैं, सिर्फ एक तत्व अलग हो रहा है। तो कोई भी एक योग दर्शन पढ़ेंगे तो सांख्य आप अपने आप लिख सकते हैं। तो फिर तीसरा काल जो आया वो किसका आया? दर्शनों का काल। फिर उसके बाद जो चौथा काल है या 4th स्टेज या 4th एज है वो आई हठ योग या भक्ति काल की। उस समय ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल डेवलप हुए, हठ योग भी और भक्ति भी। तो उसको हठ योग काल या भक्ति काल दोनों कहा जाता है। और जो पंचम था
वो आधुनिक काल है। ठीक है, तो इस तरह इनको एक मोटे तौर पे देखें या ऐसे तरह से देखें कि जो सभी में प्राय मिलता है, तो 5 एजेस में इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट 1 है तो योगा नेचर स्कोप डेवलपमेंट्स। ये सारी चीजें तो आप लोग लगभग सभी में पढ़ते हैं कि योग युज धातु से बना हुआ है ना, युज समाधो, युज चतुर्गण, तो वो चीजें आपको सभी में मिल जाएंगी। और इसका स्कोप, इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, फिर योग और एक्सरसाइज में क्या समानताएं हैं, क्या इसमें विभिन्नताएं हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो आपकी फर्स्ट यूनिट तो बहुत ही इजी है ना। और हिस्ट्री ऑफ योग में अभी जो हमने ये 5 काल पढ़े, ये पांचों आ जाएंगे। ठीक है, फिर यूनिट 2 मैम है। जो हिस्ट्री है, मैम जो हिस्ट्री है वो डेवलपमेंट ऑफ योगा थ्रू द एजेस, ये है जो आपने भी बताया काल। हाँ, तो ये इस मतलब फर्स्ट यूनिट में ही ये सारी चीजें आ रही हैं। ये सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। फिर इसके बाद, और जी ये तो, इसके भी वीडियो जो मैम है ना, ये हिस्ट्री ऑफ योग का भी वीडियो डला हुआ है मेरे इसमें चैनल में, वो फाउंडेशन कोर्स के नाम से डला है। तो ये जो आपका पूरा है ना, योग नेचर स्कोप मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस, ये सारे वीडियो फाउंडेशन कोर्स के नाम से डले हैं। तो वो आप लोग देख के देख सकते हैं आप चाहें तो, कि उसमें सारा कुछ है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं, जैसे डेफिनेशन है तो सिर्फ डेफिनेशन का वीडियो, मतलब 10 से 15 मिनट के वीडियो हैं ऐसा। ठीक है, तो वो आप लोग चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। मैम फिर कैसे सर्च दीदी करना एक होगा चीज उसको? आप वो डॉक्टर रचना योग और जैन योग व्यायाम के डालेंगे ना, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। मैम रचना मैम, जैन मैम, जैसे आपका सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसमें क्या नीचे स्क्रॉल करने पे आएगा? हाँ हाँ, उसमें फाउंडेशन के आप, वो एक्चुअली वो स्टार्टिंग में डले हैं, तो आप जब स्क्रॉल करेंगे ना, तो वो फाउंडेशन कोर्स करके आएगा। फिर फाउंडेशन कोर्स के बहुत प्लेलिस्ट में सारे जाना हैं। पड़ेगा आपकी, हाँ, प्लेलिस्ट में जाके मिलेगा। एक्चुअली एक्चुअली ये जो फाउंडेशन कोर्स है ना, ये अभी बीए एमएससी, सॉरी बीए बीएससी, ये सारे जितने भी फर्स्ट ईयर हैं ग्रेजुएशन के, उसमें एक फाउंडेशन कोर्स में एक पेपर योग का कंपलसरी हो गया है, जिसको योग एंड मेडिटेशन कहते हैं। तो उसका भी सिलेबस लगभग यही है। तो ये उस कंसर्न में डाले गए हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस में मैं उसके क्लासेस लेती हूँ, तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, दी क्वेश्चन अभी आप बोला ना योग और व्यायाम का, तो इसमें हमें इसके लाभ और हानि दोनों लिखने पड़ेंगे। मोस्टली डिफरेंस आता है, सिमिलरिटीज तो नहीं आती है, मोस्टली डिफरेंस आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप बताइए, है ना। तो मैम जैसे ये डिफरेंस का क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, तो इसमें तो मैम योग को बहुत अच्छा पॉजिटिव सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और व्यायाम के बिल्कुल अपोजिट दिए हुए हैं सारे। तो मैम ऐसा कुछ है क्या? आप देखिए ना, आपको जो अच्छाई दिखती है तो आप वो जोड़िए, वही तो आपको करना है। देखिए, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो ब्रीदिंग पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन योग पूरा ब्रीदिंग बेस्ड होता है। ठीक है, एक्सरसाइज केवल जो आपकी फिजिकल बॉडी है, मतलब अन्नमय कोश पर काम करता है, लेकिन आप योग करते हैं तो वो आपके पांचों कोशों पर काम करता है ना। या हम उसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि शरीर, मन और आत्मा तीनों पे काम करता है। फिर उसके बाद कोई भी जो एक्सरसाइज होती है, वो आपके आउटर मसल्स को डेवलप करती है और फास्ट की जाती है, जिससे कई बार मसल्स या जॉइंट में डैमेज भी हो जाता है, लेकिन योग में कभी कुछ ऐसा नहीं होता है। फिर जो एक्सरसाइज है उसमें लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में, योग में लैक्टिक एसिड का लेवल कम होता है। और अभी एक कुछ समय पहले, लगभग 6-8 महीने पहले, पेपर में एक रिसर्च आया था, तो उसमें उन्होंने जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एरोबिक, जिम और स्पोर्ट्स की भी कई एक्टिविटी, कई उन्होंने गेम रखे थे, जैसे बास्केटबॉल था, क्रिकेट था, तो हर एक्टिविटी को यदि आधे घंटे तक हम करें तो किसमें कैलोरी सबसे अधिक बर्न होती है, ये उनका रिसर्च था।
तो उन्होंने पाया कि आधे घंटे तक सूर्य नमस्कार लगातार करने में जितनी कैलोरी बर्न होती है उतनी बाकी किसी भी चीज में नहीं होती है। तो सूर्य नमस्कार को ऐसा माना गया कि उससे सबसे अधिक कैलोरी जो है वो बर्न होती है। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंस हैं। हाँ, अगर कुछ उसमें ऐसा मिलता है कि योग में कमी है और उसमें अच्छाई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। खोज के मुझे भी बताइएगा, है ना? कुछ मैम अगर एक्चुअली नहीं मिला। हाँ, नहीं हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि हर चीज में सारी चीजें बुरी ही होती हैं। सभी में कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है, लेकिन मुझे अभी तक किसी बुक में पढ़ने नहीं आया है। तो अगर आप लोग को मिले तो जरूर बताइएगा, ठीक है? सिमिलरिटीज हो सकती है बट उसमें उसके हाँ, अलग लाभ हो और वो नहीं मिलेगी। वो नहीं सिमिलरिटीज है, हो सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। फिर इसकी जो सेकंड यूनिट है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मैम राजयोग। मैम हाँ मैम बोले। 1 मिनट फर्स्ट यूनिट से एक और क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हम्म ना क्वेश्चन ये है कि योग के स्वरूप को बताना है उस पर्टिकुलर काल और पर्टिकुलर दर्शन में। तो हम्म एक जो वैशेषिक दर्शन आता है ना उसका फिलॉसफी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। वो जो एटम वाली फिलॉसफी है ना वो हम्म। समझ में नहीं आ रही है। वो न्याय उसको और इतना डिटेल वैशेषिक बताना है क्या? नहीं है, वो हाँ। जरूरी इतना। आपको देखिए, जो ये अच्छा। हिस्ट्री देखनी है ना, ये योग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, आपको दर्शन के उससे नहीं हाँ। देखनी है कि कौन सा दर्शन किस काल में डेवलप हुआ। वहां जाना भी तो बस इतना जाना है कि भाई सबसे पहले ये दर्शन आया, या इस दर्शन में योग को इस रूप में लिया गया है, बस। बाकी और ओके। फिलोसफी पे आपको नहीं जाना है। लेकिन चूंकि और सांख्य और मैम योग दर्शन जो है वो पूरा योग पर ही डिपेंड है, इसलिए इन दो दर्शन को ही डिटेल में लेते हैं, डिटेल है में ना? लिया। और और मैम एक्चुअली हम लोगों मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने क्या किया हुआ कि काल अलग बता दिए हैं और दर्शन अलग बता दिए हैं। तो ये भी ठीक है या कि उनको दोनों को मर्ज कर दूं आपस में? वो आप जैसा क्वेश्चन आए वैसे आंसर में कर दीजिएगा। अभी तो अलग अलग भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे दर्शन काल के बारे में आप लिख रहे हैं, अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि भाई कैसे कालखंडों में विभाजित किया, तो आप दर्शन काल में उसको थोड़ा सा डाल सकते हैं कि जो अपना कालखंड दर्शन काल का होगा उसमें आप उसको थोड़ा सा डाल सकते हैं, है ना? ठीक है। मैम काल और दर्शन हम्म। में क्या डिफरेंस हुआ? काल तो मैम एक वो हो गए, टाइम पीरियड हो गया, और दर्शन एक टाइम पीरियड में दर्शन डेवलप हुए हैं, है ना? जैसे पहले जो काल हुआ उसमें श्रुति स्मृति था, दूसरा हुआ जो उसमें टीका थी, तीसरा हुआ उसमें दर्शन थे, चौथा हुआ उसमें हठ योग और भक्ति योग थी, पांचवा आधुनिक काल है। ठीक है। मैम तो दर्शन में पहले कौन सा दर्शन आया उसके बाद कौन सा आया फिर हमें ये बताना होगा। इतना डिटेल आपको कहीं भी नहीं होगा। आपको सिर्फ दर्शन काल लिखना है, उसमें षट दर्शन लिखना है कि भाई 6 दर्शन ये आस्तिक थे, 3 नास्तिक थे, और जिसमें योग पर जो डिपेंड था वो योग दर्शन था, तो उसको सांख्य योग दर्शन मोस्टली दो दो दर्शन। जैसे न्याय मीमांसा एक साथ चलता है, सॉरी, न्याय वैशेषिक एक साथ चलता है। तो ऐसे वो होता ना कि जो सिमिलर है उनको एक साथ पेयर में यूज करते हैं। तो ऐसा सांख्य और योग, बस। बाकी आपको उससे ज्यादा दर्शन में डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि दर्शन पर आप मैम आपके सिलेबस में। मैम सांख्य दर्शन जो है उसमें 25 तत्व मेन बताए थे। 25 से हम्म पुरुष प्रकृति, इसमें मन, उसके हम्म कर्मेंद्रिय वगैरह आ जाएंगे। हम्म और हम्म आपने अभी बताया योग में ईश्वर को जोड़ दिया। हम्म। तो वो जैसे 26 हो सांख्य के गए। बारे में तो सांख्य और जैसे योग के बारे में हमें थोड़ा डिटेलिंग करनी है, बाकी सब ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख दें तो बस हमें इसी पर तो डिटेलिंग करनी होंगी जो ये तत्व हैं। बस। इसके अलावा बाकी तो और भी कुछ बाकी ऐड करना दर्शन है। में तो ये भी नहीं लेना है आपको, ये भी तत्व भी सिर्फ सांख्य और योग में ही लेना है ना? बाकी में जरूरत नहीं थैंक है इनकी लेने की। बाकी में बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है दर्शन, ये आस्तिक है कि नास्तिक है, और एक हल्का सा जो बोलते हैं ना आउट, उसका सुपरफिशियल नॉलेज है। ठीक है। चलिए, इसके बाद यूनिट 2 में है कर्म भक्ति ज्ञान। ये जो 3 योग हैं ये तो आपको गीता से मिलेंगे। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों किसके पार्ट हैं? भगवत गीता के। राजयोग जो है इसको हम पूरा डिटेल में अष्टांग योग के रूप में समझ चुके हैं, है ना? आप लोग का पूरा अष्टांग योग का शायद 2 पीरियड मैंने लिए थे,
तो ये वही है, राजयोग और अष्टांग योग सेम है। फिर इसके बाद में हठ योग भी समझ चुके हैं, मंत्र योग भी समझ चुके हैं। ठीक है, अब कर्म, भक्ति और ज्ञान, तो ये जो 3 रास्ते श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लोग बहुत क्रियाशील हैं और कर्म प्रधान हैं, तो उन लोगों के लिए मोक्ष मार्ग या अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने का, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? कर्म योग का, है ना। और जो लोग बहुत ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान की तलाश में रहते हैं, पढ़ने लिखने वाले, वो ज्ञान योग का मार्ग चुने। और जो लोग बहुत भावुक हैं और जिन भाव प्रधान है, वो भक्ति का मार्ग चुने। तो इसमें जैसे नवधा भक्ति हो जाती है भक्ति योग में, है ना। कर्म योग में वो पूरा कार्मिक अकाउंट हो जाता है कि कर्म, शुक्ल कर्म, अशुक्ल कर्म, है ना, शुक्ल अशुक्ल। फिर उसके बाद कर्म नीरजा, निष्काम कर्म, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, सकाम कर्म। और ज्ञान योग में तो सिंपल रहता है, स्वाध्याय और सारी चीजें, इसके मुझे टर्म्स बहुत अच्छे से याद नहीं है ज्ञान योग के, लेकिन शायद आप लोग को ज्ञान योग के 3 चरण बताए हैं इन्होंने, श्रवण, मनन और निर्ध्यासन। ये चीज, यही चीज है कि मतलब किसी चीज को पहले सुनना, फिर उसका चिंतन करना, और फिर उसको डीप में जाके अपने आप में चिंतन करना तीसरे का है ना। दूसरे का तो कि सिर्फ उसको पहले सुनना और समझना, सुनना, समझना और चिंतन करना, है ना, ऐसा करके। तो वो ध्यान, मनन, श्रवण, मनन और निध्यासन, ये 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ही लिखना पड़ेगा इसमें। तो ये आपकी 2nd यूनिट कंप्लीट। अब यहाँ पर आता है साइंटिफिक रिसर्च ऑन योग। तो अब ये वाला पार्ट आप लोग अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि बाकी सब में से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, चॉइस आती है आपकी, है ना। ऐसा नहीं रहता कि 5 आए तो 5 करने हैं, कम से कम 7 या 8 आएंगे, उसमें से 5 करने होंगे। तो ये टाइप्स में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। और चूंकि ये जो साइंटिफिक, ये बताई है कि आपको साइंटिफिक रिसर्च ऑन योग, तो इसको अभी आप बता रहे हैं उतना बताया हमें असाइनमेंट। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दिया था, बताया नहीं है, मतलब असाइनमेंट में दिया था, पर कि ध्यान पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बारे में बताओ। हाँ, तो इसमें आप 2 कर सकते हैं, या तो नेट से निकाल लें कि क्या क्या अनुसंधान हुए हैं लिस्ट, या इस पॉइंट को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसके कोई ऑप्शन में कोई ना कोई एक टाइप का योग आएगा ही, है ना। तो अभी तक जो रिसर्च हुए हैं वो आप नेट पे डालेंगे सिंपली, तो उसमें आ जाएगा। तो 2 में से आप कि जैसे साइंटिफिक रिसर्च है तो किसने रिसर्च किया है, कब किया है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है ना। जो मेन हम उसका रिजल्ट को ही देखते हैं कि ये रिसर्च हुआ और इसका ये रिजल्ट आया। हाँ, इसमें रिसर्च में आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तो रिसर्च का टॉपिक क्या था, है ना, और उसकी हाइपोथेसिस क्या थी, उसने क्या सोच के वो रिसर्च की, और फिर उसका रिजल्ट क्या आया। तो पहला पॉइंट तो हो गया टॉपिक, फिर उसकी हाइपोथेसिस, उसकी परिकल्पना क्या थी, दूसरा हो गया, और तीसरा उसका रिजल्ट, उसने क्या कंक्लूड किया, और फोर्थ वो किसने किया। बस ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए मेन जो है। ठीक है मैम मैंने जो ये क्वेश्चन किया था ध्यान वाला, नेट पे से ही सर्च करके किया था, लेकिन इसमें फिर ना कुछ बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं निकला था, मतलब 1-1.5 पेज में हो गया था। फिर उसके पॉइंट्स दिए थे कि विज्ञान के आधार पे ये पॉइंट्स थे, तो वो सिर्फ पॉइंट्स मैंने लिखे, और 1-2 वो दिए हुए हैं कि इन्होंने ये सर्च करवाया ऐसा। हाँ, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा इस पे, क्योंकि नेट पर भी ना अभी योग हाँ, के वही, बारे उससे में ज्यादा चूंकि नहीं है। हाँ रिसर्च ही कम हुई है ना, तो इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए या तो आप शॉर्ट तैयार कर लें या इसको छोड़ दें। हाँ बोले प्रीति जी। ये अरहम योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान, इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पर अरहम का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पर योग से कंसर्न है, तो हम उसी टॉपिक पे रहें, है ना। यहाँ पर अरहम नहीं है। मैम सिलेबस में तो दिया हुआ है अरहम योग पर वैज्ञानिक अनुसंधान। अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ योग ले रहे हैं।
वहां अरहम कहीं नहीं है ना, क्योंकि हम अपने आप को फोकस करके रखें, नहीं तो हम बिखर जाएंगे फिर। मैम तो सिलेबस में भी मैम कहाँ है, यूनिट मुझे तो पढ़ा नहीं। यूनिट कहीं नहीं नहीं है। यूनिट 2 में दिया नहीं हुआ है। नहीं, एक्चुअली यूनिट मैम 2 में मैम एक्चुअली सरिता असाइनमेंट मैम में ने इंक्लूड करा है मैम। यूनिट 2 असाइनमेंट में में मैम मैम देखिए, एक विभिन्न क्वेश्चन में प्रकार हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। एथेंटिसिटी जो मानी जाती है वो जो आपके हाथ में सिलेबस है उसकी मानी जाती है, तो आप इसके अंतर्गत वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। और मुझे तो जहां तक ये लगता है कि आप सारे योग आपके, चूंकि हठ योग में भी यूज हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं, तो आप योग वाला कर लें, वो बेटर है क्वेश्चन, क्योंकि अभी आपके पास मैम अब इतना टाइम नहीं है। हाँ बोले। असाइनमेंट में मैम एक क्वेश्चन है कर्म योग एवं अरहम योग के स्वरूप को बताइए, बस अरहम योग का इतना ही एक पार्ट है इसमें। देखिए, वैसे तो इसमें अरहम योग कहीं नहीं है, तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस दिया ही इसीलिए जाता है कि आप उस पर फोकस रहें। हाँ, लेकिन जो साइंटिफिक रिसर्च ऑन योग है तो उसमें आप योग में एक अरहम योग ले सकते हैं कि भाई अरहम योग पर भी ये रिसर्च हुई है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको सिलेबस, फिर सिलेबस का यूज क्या है मुझे बताइए। तो यहाँ आप सिर्फ ये ही करिए, ठीक है। फिर मेडिटेशन 3rd यूनिट, तो मेडिटेशन का भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है हठ योग में, और इसमें भी एक ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, साइंटिफिक रिसर्च ऑन मेडिटेशन, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, तो ये तो बहुत ही नंबर ऑफ है। तो अगर आप इसको थोड़ा समराइज करें तो जो हमने इसमें पढ़ा है घिरण्य संहिता में, वो भी आप लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं होंगे, है ना। लेकिन उसके अलावा भी आप नेट पे डालेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे, तो आप वो वाले भी चाहें जो हमने स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान और ज्योति ध्यान इसमें पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और साइंटिफिक रिसर्च, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जब आपको बताया था कि डीएनए पे कैसे रिसर्च हुई है, और बहुत सारे उसमें हमने रेफरेंस भी दिए थे, तो वो आपको मेडिटेशन वाले वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ 3rd यूनिट में? मैम एक दो मेडिटेशन पर साइंटिफिक रिसर्च अगर याद हो तो ऐसे ही बता दीजिए, अगर ऐसे एक दो जो मतलब होते हैं जैसे। एक्चुअली रिसर्च तो बहुत सारे हुए, लेकिन उनका रेफरेंस मुझे ध्यान नहीं है। जैसे ओम मेडिटेशन पे बहुत सारे रिसर्च हुए कि ओम के जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं वो 80% हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर डीएनए पे रिसर्च हुआ है काफ़ी कि डीएनए पर कैसे इफेक्ट होता है, तो आप नेट पे डालेंगे ना तो आपको ढेर सारे मिल जाएंगे ये इसमें तो, ओके ठीक है मैम। ना। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप कोई नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं निकाल के दे दूंगी, वैसे मिल जाएंगे आराम से। हाँ, अगर किसी को मिल भी जाए ना तो वो ग्रुप पर शेयर कर देना हाँ, लिंक, तो हम शेयर लोग कर, देख लेंगे। बिल्कुल। अगर एक एक दो दो भी मैम सभी को मिले, 5-6 हो गए तो बहुत है। ध्यान की प्रकृति और दायरे में क्या चीज आएगी? मैम इसमें आपको इसकी थ्योरी ही लिखनी पड़ेगी कि ध्यान क्या है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, क्या उद्देश्य हैं, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। मैम कोई अगर मैम क्वेश्चन आता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, उसका अगर हमें मतलब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पता, सिर्फ अगर हम उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख देंगे तो वो मतलब ठीक रहेगा मैम? देखिए, जब हम किसी चीज को नहीं पता और छोड़ रहे हैं, मान लीजिए वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पूरे 10 मार्क्स जा रहे हैं, तो यदि हमने इतना भी लिख दिया तो कम से कम 4-5 मार्क्स तो हम उसमें ले ही लेंगे। तो छोड़ने से बेटर है कि हमको जो भी मालूम है वो हम लिख दें। अब जैसे
ये डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन है। अब ये तो कई हो सकता, तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू घैर्य संहिता टाइप ऑफ मेडिटेशन, तो वो आपका वैलिड माना जाएगा। तो इस तरह से एक्चुअली क्या है कि आपके जो ये पेपर है और हठ योग है, ये दोनों लगभग सिमिलर हैं, तो आप एक दूसरे का यूज कर सकते हैं। थर्ड यूनिट और मैम कंप्लीट। ये आपने बताया अभी घैर्य संहिता के अनुसार, साथ में जैन धर्म के अनुसार भी जोड़ दे तो इसमें लिख सकते हैं ना आप, उसमें बस रेफरेंस दे दीजिए कि ये इसके अनुसार है अनुसार है। ठीक ना? है मैम। जो अपना जो हाँ। शुक्ल ध्यान, आत्र ध्यान, रौद्र ध्यान होता है, तो वो भी लिख सकते हैं। फिर जैसे रूप, रूपातीत, पिंड, पिंडस्थ ध्यान होता है, वो भी लिख सकते हैं। तो बस आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये इसके अकॉर्डिंग है, ये इसके अकॉर्डिंग है। और आप देखिए ना भी चाहें तो ये 3 तरह के ध्यान तो आपके पढ़े ही हुए हैं। एक तो घैर्य संहिता के अकॉर्डिंग हो गया, है ना, एक ज्ञानार्णव के अकॉर्डिंग हो गया ये रूप, रूपातीत, पिंड, पिंडस्थ ध्यान, और एक आपका ये जैन धर्म के अकॉर्डिंग हो गया आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ये सभी ने इसमें आरंभ में पढ़े ही हुए हैं, है ना? तो उसमें आप रेफरेंस दे दीजिए कि ये इसके अनुसार है, और आप लिख सकते हैं। जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि जो ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, इन्हीं के पार्ट्स बताए हैं, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, तो ये ज्ञानार्णव के अकॉर्डिंग आ जाएगा? ज्ञानार्णव के अकॉर्डिंग आ जाएंगे, है ना? मतलब मैम या पर तो दोनों जैन होंगे धर्म, तो better होगी। या तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, या ज्ञानार्णव के भी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं terms। मैम दोनों जैन दर्शन के अंदर ही आते हैं, दोनों जैन दर्शन मतलब आप जो हाँ हाँ, एक्चुअली वो भी उसके 4 टाइप के ध्यान का ज्ञानार्णव पार्ट ग्रंथ है ना, ज्ञानार्णव जो शायद ग्रंथ का नाम है हाँ जिसमें ये ये वर्णन दिए किया है। गए हैं। हाँ, तो आप जैन दर्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और ज्ञानार्णव के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो भी चल जाएगा, दोनों चीजें आपकी सही मानी जाएंगी। आगे बढ़े 4th यूनिट में, है ना? 4th यूनिट में है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता। अब जो हमारी 2nd यूनिट थी, यदि आपने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग पढ़ लिया है, तो भगवत गीता आपकी कंप्लीट हो गई है। और उन्हीं तीनों को जो आपने डिटेल में पढ़ा है कि कर्म योग एक पूरा डिटेल में, भक्ति योग, उन्हीं को शॉर्ट करके आपको भगवत गीता लिख देना है। बस उसमें थोड़ा सा क्या इंट्रो दे देना है कि भाई ये किसने किससे कही, कब कही, क्या परिस्थिति थी, वो एक प्रस्तावना हो जाएगी। तो आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा भगवत गीता यूनिट 2 से, है ना? देखिए, आप लोगों को बहुत कम मेहनत करना पड़े, ऐसा सिलेबस बना है। अब चक्र थेरेपी और कुंडलिनी योग, ये आप लोगों ने हठ योग में पूरा पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है? फिर इसके बाद यौगिक कॉन्सेप्ट इन भगवत गीता। तो भगवत गीता की यौगिक कॉन्सेप्ट क्या है? यही है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। योग की कॉन्सेप्ट तो यही है ना? उसमें जो मेन दी है, तो ये भी फिर वही चीज हो जाएगी। फिर चक्र थ्योरी एंड कुंडलिनी योग, तो ये भी ऊपर वाला ही रिपीट कर दिया है। जो चक्र थ्योरी जो है ना, उसी को नीचे फिर से दोबारा लिख दिया है पॉइंट को, क्योंकि इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता के बाद भी चक्र थ्योरी एंड कुंडलिनी योग लिखा है और नीचे भी सेम लिखा है, तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ रिपीट हो गया है। तो इसमें आपके 2 ही पॉइंट हैं, एक भगवत गीता का इंट्रोडक्शन। तो यदि आपने 2nd यूनिट में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को पढ़ लिया डिटेल में, तो वो इंट्रोडक्शन हो गया। और चक्र और कुंडलिनी दोनों चीजें आपने बहुत डिटेल में किसमें पढ़ी हुई हैं? हठ योग में। अब यहाँ चूंकि चक्र थेरेपी है, तो आपको ये कंपलसरी है कि आप उसको एंडोक्राइन से जोड़ सकें, वो बॉडी के किस रीजन में है आपको ये मालूम हो, क्योंकि थेरेपी है, तो वो नॉलेज होना मैम आपको। थ्योरी है, थेरेपी नहीं सॉरी है, सॉरी थ्योरी। सॉरी सॉरी थ्योरी है, तो जनरल भी चलेगा, है ना? कि चक्र जो आपने पढ़े हैं वो सारे आपके, और कुंडलिनी का जो पूरा पढ़ा वो कुंडलिनी योग हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट कुछ मैम पूछना चाह इसमें रहे एक हैं? लिखा है हाँ, क्रिया प्राची जी दृष्टि पूछिए। योग सिद्धांत। क्रिया दृष्टि योग सिद्धांत
कहाँ लिखा है? मुझे तो नहीं दिख रहा मेरे पर्सपेक्टिव में। 4th यूनिट में भगवत गीता के बाद। पता नहीं, मेरे में नहीं लिखा हुआ है। हम नहीं लिखा, ये तो नहीं लिखा नहीं है, हमारे में। नहीं है। क्योंकि मेरे में तो बस यही पॉइंट मिल रहे हैं। तो हम काट दें मैम जो हमारे पास है उसमें? अब ये मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सिलेबस में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, बाकी तो सारा मैम सेम है ना। मैम 4th यूनिट में सिर्फ यही लिखा है, भगवत गीता चक्र सिद्धांत और कुंडलिनी योग का परिचय। भगवत गीता चक्र सिद्धांत और कुंडलिनी योग में यौगिक अवधारणाएं। हाँ, वही चीज है। तो आप एक बार उनको, मैडम को उसका पिक लेके भेज दें, क्लियर कर लें कि ये चीज है कि नहीं है ना। जी हाँ मैम, प्राची जी, क्योंकि आप कुछ इसमें पूछ रही हैं? मैम जैसे कर्म योग है, हमको भगवत गीता के अनुसार लिखना है, तो उसमें तो हमको मालूम है कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का कन्वर्सेशन है। भक्ति योग में मीराबाई का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, लेकिन ज्ञान योग में किसका हम रेफरेंस देंगे? ज्ञान योग के तो बहुत सारे हैं, कबीर ज्ञान योग के हैं, रहीम ज्ञान योग के हैं, ये सब है ना। और इसको अपन को अकॉर्डिंग भगवत गीता चलना है ना। तो भगवत गीता में जो उदाहरण दिए हैं अपन वही लेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ अर्जुन भी ज्ञान योग का, क्योंकि वो भी तो कृष्ण से ज्ञान ले रहे हैं ना। तो ऐसे मतलब काफी एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। चलिए 5th यूनिट पर आए। अब इसके 5th यूनिट में है योगिक व्यू ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। या इसमें आप लोगों को कराया है क्या सारा 5th यूनिट में? नो मैम, नो मैम। कुछ नहीं देखिए, कराया मैम। फर्स्ट योग एंड फिजिकल एक्सरसाइज जो है उसमें मोस्टली डिफरेंस ही आता है या सिमिलरिटीज आती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। ठीक है। फिर सेकंड है योगिक टेक्निक फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सोमेटिक, साइकोसोमेटिक एंड साइकोलॉजिकल इलनेस। ठीक है। तो ये 3 तरह की जो बीमारियां हैं, इनमें क्या क्या योगिक टेक्निक, तो मेरे ख्याल से योग थेरेपी में मैंने इनको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में लिया था, है ना। सोमेटिक मतलब जो शरीर पर बीमारियां हैं, ठीक है, वो किसका ऑर्डर में आ जाएंगी? सोमेटिक। और साइकोसोमेटिक मतलब क्या, कि जो कहीं ना कहीं मन पे जिनका बीज है और उनका जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी पर है, और ये ज्यादातर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। 100% ये नहीं है, बट मैक्सिमम ये उसी से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। और साइकोलॉजिकल इलनेस जो है वो किससे रिलेटेड होगी? न्यूरॉन्स से, ब्रेन से या न्यूरॉन्स से। अब इनका यौगिक ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? जो सोमेटिक डिजीज होंगी, तो सोमेटिक डिजीज में भी मोस्टली हम उसमें फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है, मतलब आसन और प्राणायाम हमारे मेन टूल रहेंगे। साथ ही साथ इसमें षट कर्म रहेंगे, क्योंकि सोमेटिक है मतलब शरीर में प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए यहाँ भी सोमेटिक भी कई 100 तरह की बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो हम सबको ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके लिए एक स्केल ले लें कि यही ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो अगर शरीर में बीमारी है तो हम शरीर की शुद्धि करेंगे, उसको आसन से स्ट्रांग बनाएंगे और प्राणायाम से उसका उसको कंट्रोल करेंगे। तो मोस्टली ये 3 टूल मैक्सिमम यूज होंगे, बाकी टूल थोड़े साइड में यूज होंगे, है ना। हाँ, इसमें जो है, जो टेक्निक्स हम 5 जो हम हमेशा टूल की बात कर रहे हैं, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन, तो ये सारे टूल्स तो हमेशा वही रहेंगे। लेकिन सोमेटिक में हम ज्यादा जो यूज करेंगे, जो एक एग्जाम्पल आपको दिया था ना कि यदि 10-10 मिनट हम सब कर रहे हैं, तो हम इसमें मेडिटेशन, रिलैक्सेशन 5-5 मिनट करेंगे, लेकिन 15 से 20 मिनट हम करेंगे आसन और प्राणायाम या षटकर्म, है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए।
फिर जो साइकोसोमेटिक होंगी, तो ये मतलब क्या हो गया कि ये आपके कहीं मन में सीड है और फिर ये उसके सिम्टम शरीर पर आ रहे हैं। तो इसमें हम आसन, प्राणायाम, षटकर्म ये कम अमाउंट में लेंगे, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन और मेडिटेशन जो है वो हम अधिक अमाउंट में लेंगे, जिससे उसके जो मन में जमे हुए नकारात्मक विचार हैं उनको हम बाहर निकाल सकें और बाहर निकाल के उनको खत्म कर सकें, या जिसको हम कह सकते हैं कि माइंड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। और जो थर्ड टाइप है साइकोलॉजिकल इलनेस, इसमें हम ज्यादातर किस पर प्रभाव इफेक्ट डालेंगे? इसमें हमारे पास 3 टूल्स मेन रहेंगे, एक तो रिलैक्सेशन, दूसरा प्राणायाम और तीसरा मेडिटेशन, क्योंकि ये ब्रेन से रिलेटेड होंगी ये बीमारियां। तो यही 3 टूल्स रहेंगे जो मेन रहेंगे, जिन पर हम काम करके उसको ट्रीट कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा कम पार्ट में रहेंगे। तो इस तरह से आप इनको कम ज्यादा करके और फिर मैनेज कर सकते हैं। और क्या होती हैं ये बीमारियां, इसकी डेफिनेशन और डिटेल तो आप नेट से निकाल ही लेंगे, है ना। सिंपल आप डालेंगे तो वो नेट पे इनकी डेफिनेशंस आ जाएगी, उसमें बहुत बड़ा कोई वो नहीं है। तो ये तीनों की डेफिनेशन, इनके सिम्टम, इनके कॉज, ये आप निकाल लीजिएगा। जैसे आपने एक डाला सोमेटिक डिजीज, है ना, तो वो क्या होती है पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर उनके होने के कारण लिख लीजिए, फिर उनके क्या सिम्टम होते हैं वो लिख लीजिए, फिर उनसे कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका जो योगिक मैनेजमेंट है या जो योगिक टेक्निक्स है वो लिख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। मुक्ता जी आप कुछ बोल रही थी? मैम ये मनोवैज्ञानिक बीमारियों के उसमें आपने जो बताया है, इसमें प्राणायाम, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन बताया है, तो मैम इसमें आसन, षटकर्म वगैरह ये कुछ भी नहीं है लेना? नहीं, आप फिर गलत समझ रही हैं। रेशो चेंज होगा। जैसे जब शरीर की बीमारी थी तो हमने आसन 20 मिनट किया लेकिन मेडिटेशन 5 मिनट किया, तो इसमें मेडिटेशन 20 मिनट करेंगे लेकिन आसन 5 मिनट करेंगे। जैसे होता ना तो कि मैम जब हम इसमें कोई, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड इन तीनों का होगा? हाँ बिल्कुल, इन पर हम ज्यादा जोर देंगे, है ना, क्योंकि वो जिनको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, वो हो सकता है आप आसन कराओ तो आपकी वो सुने ही ना। ठीक है ना। तो इसीलिए एक्चुअली ये तो एक मोटा मोटा एक कैलकुलेशन है, क्योंकि उसमें भी इतनी नंबर ऑफ डिजीज होती है कि आप सब पर यही रूल फॉलो नहीं कर सकते हैं, है ना। एक सीजोफ्रेनिया का पेशेंट है, उससे आप बोलो मेडिटेशन करो तो वो तो बैठेगा तक नहीं एक जगह, मतलब आप आंख बंद कराना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो डिपेंड करता है कि किसकी कौन सी बीमारी है, उसको कैसे, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक मोटे तौर पे लिया तो इसलिए अपन भी उसको वैसा ही ले लें, है ना। तो ये आप लोग की 5 यूनिट कंप्लीट। अब एक बार इसका और बता दीजिए, मनोदय का आपने क्या बताया था? मनोदेहिक बीमारियां वो हैं जो जिनके सीड, बीज जिनके मन में रहते हैं और उनके सिम्टम्स बॉडी पर आते हैं, और मोस्टली ये सीएनएस या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रहती हैं। नहीं, इसमें ये बताया था ना आपने अभी, रिलैक्सेशन प्राणायाम वगैरह कितना कितना कैसे लेना है इसमें? अमाउंट रिलैक्सेशन, प्राणायाम और मेडिटेशन का अधिक रहेगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम एग्जाम पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता होगा, क्योंकि यहाँ तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई है, दोनों में ही आएगा। आधी इंग्लिश आधी। देखिए पीजी लेवल के कहीं के भी एग्जाम होंगे वो दोनों लैंग्वेज ही फॉलो करेंगे, जो रीजनल लैंग्वेज है और इंग्लिश, हमेशा 2 लैंग्वेज को फॉलो करें। मैम राजयोग आएगा तो पूरा अष्टांग योग ही लिखना है उसमें, राजयोग की विवेचना में? अष्टांग योग को ही राजयोग कहते हैं। तो वही
8वां लिखने हैं, यम नियम बिल्कुल प्राणायाम प्रत्याहार। बिल्कुल। मैम ज्ञान योग को जनाना योग भी बोलते हैं क्या? जनाना या वो ज्ञान ही है, मैं गलत पढ़ रही हूँ उसको? मेरे नॉलेज में तो ये टर्म नहीं है, लेकिन हो सकती है क्योंकि नहीं, ये जनाना नहीं, नहीं होती, ये एक्चुअली उसको जान पढ़ते योग ज्ञान होती है। योगी। ज्ञान जो होता है ना, वो नहीं नहीं, जान वर्ड से बना हुआ है, तो वो जानना हो गया, हाँ ज्ञान योग ये होता है उसमें। हाँ, क्योंकि जनाना पर्टिकुलर योग ज्ञान ज्ञान योग ही टर्म होती है। और मैम हठ नहीं योग की उसको लिखने का विवेचना ना आएगी। तरीका बदल जाता है जैसे। एक एक करके मैम बोले। मैम सिलेबस में भी ना कर्म योग, भक्ति योग और ये JNANA योगा ऐसे हाँ दे रखा है। ज्ञान योग हाँ ना जनाना, तो ये पढ़ने में जनाना आ रहा था, हाँ, वो तो मुझे उसको जो प्रोनाउंशिएट करते ना तो वो गड़बड़ हो जाता है, बाकी वो है ज्ञान योग ही। बाबा रामदेव जी हमेशा ज्ञान को ज्ञान ही कहते हैं। ज्ञान योग कई जगह कई लोग यूज करते हैं, ये ज्ञान योग तो बहुत लोग इस टर्म को यूज करते हैं कई जगह पे। मैम तो एक्चुअली क्या है, ज्ञा शब्द है, ज्या और यास के मिक्स वर्ड है, इसलिए दोनों हाँ मतलब संयुक्त अक्षर है ये। बिल्कुल। ज्या और या से मिलके बनता है ज्ञा, हम्म। ये आता है। और कोई क्वेश्चन है क्या? मैम जैसे राजयोग में तो अष्टांग योग आ गया, तो हठ योग में सप्तांग वाला है, मतलब एक कम कर देंगे उसमें, घरेंट संहिता में वही है हठ योग फिर। हठ योग प्रदीपिका से, हाँ आप रेफरेंस देके घिरण्य संहिता का भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ हठ योग पूछा है तो हठ योग प्रदीपिका का भी लिख सकते हैं और घिरण्य संहिता का भी, जो भी लिखे आप रेफरेंस देके लिख सकते हैं। दी अगर और हम कोई? इसमें भी चार्ट का अगर यूज करें हम्म, आंसर्स में, जैसे हम्म, कई बार टाइम शॉर्ट है, टाइम है लिखने का, तो हम उसमें चार्ट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम कर्म योग में क्रिया योग की भी प्रधानता है। हाँ, कर्मयोग में क्रिया योग की लेकिन वो क्रिया योग अलग है, जो तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का होता है, वो क्रिया योग एक अलग है। यहाँ क्रिया का मतलब एक्शन से है, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं एक तरह से वही क्रिया योग हो गई। वही क्रिया, उसको ही इसमें क्रिया योग कहा। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि हम कभी भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ तो एक कर्म हम करते ही रहते हैं। जैसे ध्यान का होता है ना कि हमेशा हम ध्यान में रहते हैं, वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन ध्यान में तो हैं। तो वैसे ही कर्म तो हम हमेशा करते हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, अच्छे या बुरे वो अलग बात है, लेकिन कर्म तो हम लगातार कर रहे हैं। मैम एक क्वेश्चन और था, ये जैसे योग की उत्पत्ति कब हुई है, इसका मतलब इसके दो आंसर्स में आता है, एक तो 5000 ईयर अगो या फिर एक फॉर द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स, तो दोनों में से क्या आंसर सही होगा इसका? देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग बुक्स में चूंकि अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सनातन आगम के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार इसको सृष्टि के शुरुआत से माना जाता है। लेकिन जो 5000 साल पहले आप बोल रहे हैं वो स्क्रिप्टेड माना जाता है ना, क्योंकि इसके जो योग के प्रथम गुरु हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो भगवान शिव हैं, और उन्होंने पार्वती जी को सबसे पहले वो शिक्षा दी। तो प्रथम गुरु शिष्य शिव और पार्वती को माना जाता है। लेकिन जो प्रथम वक्ता हैं जिन्होंने योग के बारे में बताया, वो हिरण्यगर्भ को माना जाता है। और हिरण्यगर्भ जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से ही है, ऐसा माना जाता है कि सारी सृष्टि का जन्म ही हिरण्यगर्भ से हुआ है। और जो थर्ड माना जाता है कि इसके प्रवर्तक कौन है, मतलब पहली बार किसने इसको लिपिबद्ध किया, तो वो महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ठीक है मैम इसमें चक्र भी है क्या, जैसे 8 चक्रों का स्थान, नाम व लाभ? आप बताइए, ये सिलेबस अभी प्रश्न आपके आया, सामने पढ़ा। मतलब कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट, तो कुछ मैम ने प्रश्न बताए थे ना, उसमें ये वाला प्रश्न है एक हाँ 4th नंबर चक्र पर। है इसमें आपकी, मेरे ख्याल से मैम है फोर्थ चक्र। यूनिट में है, फोर्थ यूनिट में है शायद।
हाँ तो प्लीज बता दीजिए थोड़ा सा। स्थान चक्र नाम तो पता है। अभी बताया ना मैंने जस्ट चक्र के बारे में सारा। और आप हठयोग वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें तो चक्र का बहुत डिटेल दिया हुआ है। मैम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों श्रीमद् भगवत गीता में से उसके अंदर सबका वर्णन है इन तीनों का। बिल्कुल। एक मंत्र योग होता है, मंत्र योग भक्ति योग के अंदर आ जाएगा क्या? नहीं, मंत्र योग अलग होता है, वो आपको हठयोग के उसमें वीडियो में मिलेगा। वो मंत्रों पर डिपेंड होता है ना। तो जब आपका ये टाइप्स ऑफ योग हमने लिया था, उसमें मंत्र योग, लय योग, राजयोग और हठ योग, 4 तरह के आपको योग बताए थे। तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। क्योंकि अभी दोबारा मैम अगर जैसे एक्सप्लेन करें इतना टाइम नहीं है ना, तब सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं अभी के टाइम के अकॉर्डिंग। जी हाँ, बोले प्रीति जी। मैम जैसे योग के प्रकार अगर आते हैं तो फिर हमें आपने जो 4 बताए हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, यही लिखने हैं फिर? हाँ, वो भी लिख सकते हैं आप। कि बेसिक भक्ति, वही ज्ञान, 4 कर्म, है, ये फिर भी लिख उसके सकते? और अधिक वाइफर वे मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप रेफरेंस देके लिखें। जैसे आपने 4 वो टाइप लिखे, फिर आप लिखिए गीता के अनुसार, तो गीता के अनुसार 3 ओके। टाइप के हैं, है ना। तो जी जी इस तरह से हमेशा क्वेश्चन बनेगा, आंसर बनेंगे आपके। जी, थैंक यू। चलिए, सभी के हो गए कंप्लीट। मैम एग्जाम तक जाते जाते तो सब खिचड़ी बन जाएगी। बस उसी खिचड़ी में से चुन चुन के निकालिएगा कि क्या क्वेश्चन है, तो उस खिचड़ी में से क्या क्या चीजें आपको याद आ रही हैं कि उससे रिलेटेड है, वो सारी लिख दीजिएगा, है ना। वहां ये मत सोचिएगा कि ये इस पेपर में पढ़ा था या उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, तो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। वहां कंफ्यूज मत होइएगा। लास्ट ईयर का जो सिलेबस देखा था उसमें भी काफी कुछ अलग था, लेकिन वो जो क्वेश्चंस आए ना मैक्सिमम योग के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं। जैसे हमने हठ योग पढ़ा है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब 80% तो पूरा ही वही था। पुराना पिछले साल का पेपर है तो ग्रुप में डाल दीजिए ना, एक आइडिया हो जाएगा। होगा आप लोगों के पास? मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, मैं डाल दूंगी। मुझे डाल दीजिएगा, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी। है नहीं आप लोगों के पास किसी पास पेपर्स? नहीं, मेरे पास तो मुझे नहीं मालूम, अगर किसी के पास हो तो। ठीक है, हमारे पास तो नहीं है। नहीं है हमारे पास, नहीं है, प्लीज डाल किसी के देना। पास नहीं है। मैं आपको वो कर दूंगी फॉरवर्ड, आप ग्रुप में डाल लेना। हाँ, मुझे कर दीजिएगा, क्योंकि आप शायद ठीक फर्स्ट है ईयर के मैम। ग्रुप में नहीं होंगी ना। आप मुझे ठीक है भेज मैम, दीजिएगा तो मैं कर दूंगी फॉरवर्ड ग्रुप में। मैं आपको सारे पेपर्स चारों भेज देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। फिर सोनिया इनकी ना जी ये ना टेंशन खिचड़ी क्लियर हो जाएगी। नहीं, सोनिया जी ना खजाना जिसको कहते हैं ना, कि एक ट्रेजरर रहता है हर जगह, कि जिसके पास सारा खजाना रहता है, वो है। सारे नोट्स, सारे पेपर, हर चीज अवेलेबल। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा शौक ज्यादा है इस चीज का, इसलिए। नहीं, अच्छी चीज है ना ये, कि इसके कारण सबको अवेलेबल हो पाता है, तो ये एक क्वालिटी है, ये एक अच्छी चीज है। नहीं, वो बस पढ़ के ना आप लोगों के सीरियसली ये जो खिचड़ी आप कर रहे हो ना, वो दाल चावल घी सब अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा। आपको लगेगा कि पेपर में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी, मतलब जैसे मैम कल कह रही थी ना, बहुत सुपरफिशियल रहता है, तो उसी टाइप से पेपर वाकई में बनता है। बहुत ध्यान रखते हैं हम लोगों का, ऐसी बात नहीं है। और जिन्होंने सारी क्लासेस अगर ज्वाइन की हैं, मतलब या सुनी भी हैं, ज्वाइन नहीं भी की हैं, तो वो तो नहीं भी पढ़ेंगे तो 100% पास हो जाएंगे। मैम अटेंडेंस देख के पास कर देंगे क्या? नहीं, उनके ब्रेन ने इतना नॉलेज कैप्चर कर लिया होगा कि उनको उस समय रिकॉल हो जाएगा। लिखेंगे आप ही लोग, है ना। यस। मैम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते तो देखिए, अब थोड़ा आपके सा पास इतना इजी हो। टाइम नहीं कि आप उसके आंसर ढूंढें और करें, क्योंकि मल्टीपल भी आपके इसी में से आएंगे ना, जो आप
डिटेल में पढ़ रहे हैं, और मान लीजिए मैंने आपको 10-20 दे भी दिए, तो जरूरी थोड़ी कि वो उसमें से ही आ जाए। सिलेबस इतना बड़ा है, तो ये चीज तो क्या जब आप शुरू में कर रहे थे तब आपके पास ऑप्शन था कि आप जो मल्टीपल चॉइस है वो आप बना के रख लेते, लेकिन बेटर है कि आप पूरा पढ़िए, तो वो ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे आंसर, उसमें आप अपना टाइम मत मैंने खराब कीजिए। जैसे भागवत गीता में मोस्टली सारे आंसर श्लोक्स देकर फिर उसमें आंसर्स दिए हुए हैं, तो मैम श्लोक तो याद कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसकी जरूरी मतलब नहीं है, आप उसमें उसका मीनिंग लिख सकते हैं, है ना, कि भगवत गीता में इस तरह का वो एक रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं कि जो श्लोक होता है उसका अर्थ भी होता है, तो वो तो आपको याद रह जाएगा, तो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं है श्लोक ही लिखें, रेफरेंस को भी आप विद इन कोट्स लिखकर और उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, उसके मीनिंग को। मैम आपको सिलेबस भेज दिया है, वो लास्ट ईयर के पेपर्स, हाँ एक बार वो डिस्कस कर लीजिएंगे ना पेपर, आप अभी अगर टाइम है तो 5 मिनट में तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, मैं देख- आप लोगों में से किसी ने फ्रंट पेज बना लिया क्या? एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है ना ये पेपर। जब बना लिया है तो उससे ग्रुप में डाल दीजिए, हम लोग भी निकाल लेंगे। ये आपने उसका भेजा है सोनी जी, नेचुरोपैथी का, आगे देखती हूँ मैं। एनाटॉमी का भेजा हुआ है, इसमें जैसे ब्लड रिमेन्स इन द पल्मोनरी वेन इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा ब्लड होता है पल्मोनरी वेन में? इम्प्योर ब्लड, पल्मोनरी वेन में प्योर ऑक्सीजनेटेड होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड। हाँ, फिर लिम्फ नोड्स आर फाउंड ऑन द, कहाँ पर लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं? गर्दन पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर, और उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ मैम सब जगह होता है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज, है ना। तो इस तरह के बहुत इजी आते हैं। मैम सबसे How नीचे की दो many- देखिए, वो है शायद, ये कर लीजिए ऑब्जेक्टिव आप। मैम ये मैम पूछ लीजिए एनाटॉमी वाले में, मैम ये भी पूछ लीजिए। फिर इसमें है हाउ मेनी पार्ट्स इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू, कितने भागों में डिवाइड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? टू, है ना, सिंपैथेटिक पैरा, है ना। अब ऐसे ही सारे हैं इजी, ठीक है। फिर इसमें जैसे क्वेश्चन आए हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के नाम बताइए तथा उनके कार्यों का, अंगों के नाम बताइए होगा, इसमें मिसप्रिंट होगा, उनके कार्य लिखिए। फिर लसिका क्या है, मतलब लिम्फ क्या है ये लिखना है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं, उसके कार्य लिखना है। फिर तंत्रिका तंत्र में प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एक्शन इन नर्वस सिस्टम। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के केवल फंक्शन आपको लिखने हैं, ठीक है। फिर राइट द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सप्लेन देयर लोकेशन इन द ह्यूमन बॉडी, उनके नाम और उनकी लोकेशन लिखनी है। फिर एक्सप्लेन द हार्मोन्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये मैं आपको कर दे रही हूँ फॉरवर्ड पूरे, है ना। मैम एक प्रश्न है, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन में प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो उसमें सेंसरी और मोटर वो डायग्राम बना के हम समझा सकते हाँ हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ योग में है, गीता के कौन से अध्याय में समत्वम को योग कहा गया है? समत्वम योग उच्यते कहा है ना, सेकंड में। फिर नाथ योग संप्रदाय के संपादक कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, केदारनाथ और भानुकी। मत्स्येंद्रनाथ है ना, इसका सेकंड नहीं आया है शायद।
हाँ, इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आए हैं सोनिया जी, इसके ना वो नहीं आए हैं क्वेश्चंस। मैम सी पार्ट करा दीजिए जब तक। नहीं, इसका एक ही पेज है में आया है जो। एक मिनट, मैं आपको दोबारा भेज रही हूँ। हाँ, मतलब ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, बस वही आए हैं सिर्फ। देखिए मैम, अभी एक भेजा है मैंने। हाँ, हठ योग की मैम एनाटॉमिक परंपरा का ऑब्जेक्टिव वर्णन करें। एनाटॉमिक ऑब्जेक्टिव तो इजी लग रहे थे सुनने में, इसके थोड़े सब से ऐसे ऐसा ही लग रहा है आएंगे, टफ। सब ऐसे ही आएंगे। ये आपने चूंकि पढ़ा कम है ना, किसी भी चीज को आप बार बार सुनते हैं ना, तो वो सुनने के कारण आपको वो इजी लगने लगता है। इंट्रोडक्शन ऑफ योग आपने सुना कम है, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है। फिर इसमें हठ योग में जैसे हठ योग की परंपरा का वर्णन करें, हठ योग के अनुसार निषिद्ध आहार का वर्णन करें, हठ योग की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 आसन की विधि, उसके लाभ और हानि लिखे। मतलब आपको 2 आसन वो लिखना जो हठ योग में बताए गए हैं। प्राणायाम की व्याख्या कीजिए, ध्यान को समझाइए, पंच कोशों की व्याख्या कीजिए, नादानुसंधान की व्याख्या कीजिए। सारे इजी हैं जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। मैम ऐसा क्वेश्चन आता है कि आसन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? कितने मैम ये प्रकार तो के? हठ योग का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस बता रहे हैं ना? हाँ, हठ योग के बताए ना अभी मैंने। अच्छा, मुझे लगा आपने योग ऑफ इंट्रोडक्शन के बोले ना। कुछ योग ऑफ इंट्रोडक्शन के बोले, ऑब्जेक्टिव जो बोले ना वो योग ऑफ इंट्रोडक्शन के बोले हैं, और फिर ये हठ योग के बताए। तो मैम ये इसमें क्या क्या रिप्लाई देंगी हम कि कितने प्रकार के नंबर ऑफ कितने रहेंगे आसन? ये आसन ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैम टाइप ने ऑफ दिया था आसन ना कि आपको आसन कहीं कितने प्रकार के हैं, ऐसा दिया था उन्होंने नेचुरोपैथी में। तो उसमें कितना है, मतलब ऐसे तो एक वो जगह आता है कि नेचुरोपैथी के 84। अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, देखिए है ना, वो एक्चुअली नेचुरोपैथी के मैम अकॉर्डिंग। इसमें भी मैम कंफ्यूजन ही है। आसन कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैम कई हर जगह अलग अलग है, किसी में हाँ, 84, वही चीज। किसी में 15। तो ये एग्जैक्ट नहीं आंसर मैम नहीं, कंफ्यूजन वाला लग रहा है थोड़ा। आसन कितने प्रकार के होते हैं उसमें ये आंसर नहीं आएगा 84 या 15। उसमें आसन ये आएगा कि जैसे स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज, रिलैक्सेशन पोज, है ना, ये इस तरह के आएंगे। तो कई बार इसको 2 या 3 भागों में बांटा गया है, क्रियात्मक, विश्रात्मक, और इस तरह से 2 भागों में बांटा कई ग्रंथों में। कई में इसको बैठ के करने वाले, खड़े होके करने वाले, पीठ केवल करने वाले, पेट केवल करने वाले, इस तरह से इनको बांटा है। तो ये सारी जगह ना अलग अलग है। तो अगर सिंपल बिना किसी के रेफरेंस का आता है तो आप तो सब लिख सकते हैं कि बैठ के करने वाले आसन, खड़े होके करने वाले आसन, फिर सुपाइन पोस्चर, प्रॉन पोस्चर, इनवर्ट पोस्चर, है ना। तो इस तरह से आप उनको लिख सकते हैं। ऐसा लिख के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल दे देंगे उनके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास प्राणायाम बंद मुद्रा के बारे में नहीं आएगा, सिर्फ आसन के ही पोज जो होते हैं वो ही आएंगे। जो हमने नहीं ऐसा प्रैक्टिकल फाइल एक्चुअली बनाई है उसमें मैम प्राणायाम बंद मुद्रा वगैरह भी लिखे हैं तो आसन वो की क्यों फाइल नहीं में। आएगा? प्राणायाम बंद मुद्रा क्यों नहीं आएगा? वो भी तो आपके हठ योग के सिलेबस में है ना। तो मैम आसन की काउंटिंग में ही आएंगे वो भी। नहीं नहीं, आसन अलग है, कुंभक चैप्टर अलग है, बंद मुद्रा अलग है। आप हठ योग वाला देखिएगा वीडियो, उसमें डिफरेंट है सारे। ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा एक बार वीडियो देख के, है ना। चलिए, तो आज का सेशन हम समाप्त करें।